हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो। बहुत दिन से क्लासेस नहीं हुई हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, मतलब सॉरी। और क्लास की शुरुआत करूँगी। ये अपनी मैथ की सीरीज चल रही है, इसमें 2 क्लासेस हो गई हैं, आज थर्ड वाली क्लास है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कर सकते हो, अच्छा लगता है तो ठीक है, बट कमेंट अच्छा वाला। कुछ लोग आकर के कमेंट बॉक्स में कुछ भी ज्ञान पेल के चले जाते हैं, वैसा मत करा करो भाई लोग। देखो किसी की लाइफ में क्या चल रहा है ना, ये आपको नहीं पता है। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं नहीं बता सकती हूँ कि मैं किस फेज से अभी गुजरी हूँ। बट जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा थोड़ा पता होगा, वो सारी चीज़ें अभी तक लाइफ में चल रही है। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं है ना, तो पता नहीं है किसी के बारे में तो कुछ भी आके ऐसे नहीं लिख देना होता है, ठीक है। हमारे शब्दों से हमारी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो शब्दों का चयन हमेशा सोच समझ के करना है। किसी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचो, बोलने के बाद ना सोचना पड़े, तो बोलने से पहले सोचो, ठीक है। उसके बाद कुछ भी लिखना है, कुछ भी बोलना है, वो सब करो। ऐसे कुछ भी उठा के लिख देना है, कुछ भी उठा के बोल देना है, किसी के बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसे ही कर देना है, ऐसे नहीं चलता बाबा, समझ रहे हो ना? चलो इधर आती हूँ। पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 60% की वृद्धि होती है। इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि उस पर व्यय केवल 28% बढ़े, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखे हैं, ऐसे सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं आपको किसमें, सिलेबस में। ऐसा कोई क्वेश्चंस दो सेट मैंने करा दिए हैं उसमें, और अभी जो आगे कराऊंगी उसमें भी ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं मिलेगा आपको जो मैंने अपना नहीं कराया है सिलेबस में। तो सिलेबस जो मैंने कराया है ना, उसे बहुत अच्छे से कर लेना, साथ में जो सीरीज चल रही है उसको अच्छे से कर लेना। मैं आपको कह रही हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। 2 चैप्टर 3 चैप्टर छोटे हुए हैं, प्रोबेबिलिटी है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ ऐसा है। तो उसको आपने कर लेना है। किसी भी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, तो यूट्यूब चैनल से आपको कर लेना है कहीं से भी, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता रखा है। बाकी जितना भी मैंने करा रखा है ना, उससे बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा सीरियसली ले लिया करो मेरे शब्दों को, मतलब ऐसे हवा हवा में नहीं बोलती हूँ मैं। ये जो कंटेंट आपको मिलता है ना, इस पर बहुत मेहनत करती हूँ। और ये जो मेहनत कर रही हूँ ना, ये मेरी मेहनत उठा उठा के कोई अपने चैनल पर डाल रहा है। थोड़ा सा बोल लेती हूँ 2 मिनट में। एक कोई लड़की है, मतलब उन्होंने अपना एक चैनल बनाया हुआ है, और मेरी सारी, मतलब कई सारी वीडियो, मतलब 30 से भी ज़्यादा वीडियो उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। पूरी कोई कोई तो 2-2 घंटे की वीडियो है, 1.5 घंटे की है, कोई 1 घंटे की है, ऐसे अपलोड कर रखी है। और उन्होंने थंबनेल पर अपना फोटो लगा रखा है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, बेटा ऐसा है, देखो आप मेरा कंटेंट यूज़ कर रही हैं, करो। मतलब मैं आपसे नहीं कहूँगी कि मत करो, मैं बहुत मेहनत करती हूँ कंटेंट बनाने में, वीडियो बनाने में, एडिट करने में, डालने में, लेकिन अगर हम किसी की चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसको श्रेय भी दिया जाता है, ठीक है? तो मेरा श्रेय नहीं है कहीं भी, मतलब मेरे चैनल का नाम नहीं, कुछ भी नहीं, ना मेरा नाम कहीं भी। आप अपना सारा कुछ कर रही हैं, तो आप अपना वीडियो बना कर के भी डालो ना बेटा। मेरी वीडियो उठा के मत डालो आप। मुझे फेमस नहीं होना है बाबा, मैं नहीं कह रही कि मेरा शॉर्ट बना के डालो, मेरा वीडियो बना उठा करके डालो। मुझे फेमस होने के लिए मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए काम कर रही हूँ, ना मैं व्यूज के लिए काम कर रही हूँ, ना मैं फेमस होने के लिए काम कर रही हूँ, ठीक है ना। ये मेरा शौक है, इससे करके मुझे सुकून मिलता है, चैन मिलता है, अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए मैं अपना काम कर रही हूँ। वह बहुत सारे बच्चों कमेंट आते हैं कि मैम व्यूज नहीं आ रहे हैं, आप पढ़ाना बंद कर दीजिए। तुम व्यूज के लिए नहीं पढ़ा रही हो बेटा। मुझे पता है व्यूज कैसे आते हैं। जिस दिन मैं व्यूज के लिए पढ़ाने लग जाऊंगी, उस दिन व्यूज ही व्यूज होंगे चैनल पर। मुझे व्यूज के लिए नहीं पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है जिन बच्चों को सही से एजुकेशन नहीं मिल पा रही। यूट्यूब चैनल पर आते हैं टीचर, 10-15 मिनट आके अपना ज्ञान फैलेंगे, अपना चैनल का प्रमोशन करेंगे, बुक्स का प्रमोशन करेंगे, और 2 घंटे में 20 क्वेश्चन करा के जाएंगे। तो वो टाइम खराब हो रहा है स्टूडेंट का बहुत ज्यादा, वो खराब ना हो और आपको एक अच्छा कंटेंट मिल जाए आपके एग्जाम के लिए। वो सारी चीजों पे मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। तो बस रिक्वेस्ट करूंगी, आप जो कोई भी है बेटा, मतलब अगर आप मेरी वीडियो डाल रही हैं तो थोड़ा मेरा थंबनेल लगाइए, या फिर मेरा नाम ही लिख दीजिए यार, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी। आप देख रही होंगी, आप देखती होंगी मेरा वीडियो, तभी डाल रही हैं आप उठा उठा के, क्योंकि रिसेंट की वीडियो भी आपने डाल रखी है। तो बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि या तो आप वीडियो ही मत डालिए, अगर डाल रही हैं तो थोड़ा सा मेरा नाम वगैरह भी वहाँ डाल दीजिए, नहीं तो मत डालिए, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, सारे क्वेश्चंस छांटना, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन लेना है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस अपने हाथों से टाइप करना, सॉल्यूशन क्वेश्चंस का बनाना कि इस क्वेश्चंस को बच्चों तक कैसे ठीक से पहुंचाया जा सकता है, शॉर्ट में कैसे पहुंचाया जा सकता है, और कैसे ठीक से समझाया जा सकता है। इस सब पे काम करती हूँ। उसके बाद क्लास रिकॉर्ड होती है, क्लास एडिट होती है, उसके बाद अपलोड होती है, तब आप तक पहुंचती है। तो बहुत मेहनत है, इसको ऐसे ही यूज मत कर लो आप। थोड़ा मेहनत करो, आप अपना चैनल बनाया है आपने, तो आप खुद से मेहनत करो। मैं खुद से मेहनत कर रही हूँ, है ना। चलिए यहाँ आती हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो मैंने ये आपको कराया था कि
एक्सपेंडिचर जो हम खर्चा करते हैं उसके बराबर प्राइस इंटू का कंजप्शन होता है, या फिर क्वांटिटी अगर दे रखी है तो क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि प्राइस कंजप्शन, ठीक है ना, कंजप्शन लिखेंगे पहले। जो कंजप्शन नहीं, एक्सपेंडिचर, सॉरी दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ रहा है। एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चा, ठीक है, जो भी हम खर्चा करते हैं, जो भी हम खर्चा करते हैं मतलब कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू का कंजप्शन। तो प्राइस लिखेंगे यहाँ पर, प्राइस मतलब किसी चीज की कीमत, और कंजप्शन मतलब कि खपत, कंजम्पशन, ठीक है ना, कंजम्पशन मतलब कि खपत। तो ये होता है यहाँ। अगर मुझे यहाँ से कंजप्शन चाहिए, क्या चाहिए मुझे, कंजप्शन चाहिए, शॉर्ट में लिख दो कंजप्शन चाहिए, तो वो आ जाएगा एक्सपेंडिचर बट्टे प्राइस, ठीक है ना, यही आ जाएगा। और अगर मुझे प्राइस चाहिए, क्या चाहिए, प्राइस, तो वो आ जाएगा एक्सपेंडिचर बट्टे कंजप्शन, ठीक है, ये आ जाएगा। समझ रहे हो। अब क्वेश्चन में हमारे में कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाती है, मतलब प्राइस 60% बढ़ जाता है, और व्यय जो है, एक्सपेंडिचर जो है 28% बढ़ जाता है, तो खपत में कितने परसेंट की हमें कमी करनी होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। इधर कर देते हैं, ठीक है ना, इधर कर लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर, अब देखो ये जो 28% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए, इसका होता है 7/25, नहीं है तो आप कर लिया करो, 28/% हटेगा, नीचे 100 आएगा, 4 से काटोगे, 4 से 28, 4 से काटोगे 25 बार, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो काट लिया करो, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है बहुत कम टाइम लगेगा, जब आप चीजों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब बनाने में। ऊपर है हमारे पास 60%, और 60% बराबर होता है 3/5। तो एक्सपेंडिचर 25 से 7 बढ़ा है, तो मतलब पहले 25 होगा, 7 बढ़ गया है, अब 32 हो गया होगा, ठीक है ना। और अगर मैं प्राइस की बात करूं, किसकी, प्राइस की, तो प्राइस पहले 5 होगा, 3 बढ़ गया है अब, तो अब 8 हो गया होगा, ठीक है ना। तो मुझे चाहिए क्या, कंजप्शन, तो कंजप्शन कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर बट्टे प्राइस, तो 5 से 25 को भाग करोगे 5 ही आएगा, रेशियो लेंगे 8 से 32 को भाग करोगे 4 आ जाएगा, मतलब कंजप्शन पहले 5 था, अब 4 हो गया, कितने की कमी हो गई, एक की कमी हुई है 5 पर, तो 1/5 बराबर क्या होता है, 20%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। 20% की कमी करनी पड़ेगी किसमें, कंजप्शन में। समझ रहे हो, ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन इस टाइप के करा रखे हैं, और कई सारे एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लिए तीन चार क्वेश्चन लिए हर टाइप का मैंने, और आपको अच्छे से समझा के कराया है, पहले बेसिक कराया है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं। तो सिलेबस अच्छे से देख लेना है, बहुत कम वीडियो में मैंने आपको बहुत ज्यादा कंटेंट करा रखा है, आप ठीक से देखेंगे तो ही बात बनेगी। आप ऐसे नहीं कि 10 मिनट पहले देख लिया, 10 मिनट बाद में देख लिया, वैसे नहीं होता है। 1400 रुपए पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो हमारे पास 1400 रुपए हैं, और 18 महीने का ब्याज है, मतलब कि 12 महीने और 6 महीने में ऐसे तोड़ सकती हूँ। 12 महीने मतलब कि 1 साल, और 6 मंथ को 6 मंथ रहने देती हूँ। 12 महीने मतलब कि 1 साल, और 6 मंथ को 6 मंथ। तो 12 महीने के लिए मतलब 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, 20% ही लगेगा, अगर 20% है तो। बट 6 महीने के लिए ये 20%, 12 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए टाइम आधा हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा, मतलब कि 10%, तो यहाँ 10% लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ 20%, 1400 का 20%, 14 दूनी 28, मतलब कि 280 रुपए यहाँ पे ब्याज मिलेगा हमको। यहाँ 10% मिलेगा, तो 1400 का 10%, 140, मतलब कि यहाँ 140 ब्याज मिलेगा हमको। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी हमें ब्याज मिलता है। तो 1 साल के बाद नेक्स्ट 6 महीना जो है हमारा, उस पे 6 महीने का और हमें ब्याज मिलेगा, किस पर, 280 रुपए पर। ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो इसका भी हमें कितना, 20% मिलेगा, तो इसका 20% नहीं 10% मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 10% दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट 6 महीने के लिए 10% मिलेगा, तो 10% मतलब कि 28 रुपए यहाँ पर मुझे और मिलेंगे। 280 का 10%, 28 रुपए हो गया। तो टोटल ब्याज यहाँ पे कितना आ गया, 8, 6 और 1, और यहाँ पे कितना है 280। तो टोटल जो हमारा ब्याज होगा वो 280 प्लस का 168 ये हो जाएगा, और 8 लास्ट में आएगा, 448, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। समझ रहे हो, ऐसे कर सकते हो ना इजीली। छोटा सा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखे हैं, आपने अगर क्लास देखी तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो मेरी गलती नहीं है इसमें। एक शंक्वाकार तंबू का आयतन 9240 घन मीटर है, और इसके आधार का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है। यदि कैनवास की चौड़ाई 3 मीटर है, तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है।
तो जो कैनवास का एरिया जो होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर, अगर शंकु के फॉर्म में मोड़ दिया तो वो क्या हो गया, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि पाई आर एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से मैं लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा, पाई आर एल आ जाएगा, कैनवास का जो एरिया होगा। अब चौड़ाई मेरे को दे रखी है, लंबाई मेरे को पूछी है कैनवास की, समझ रहे, मैं लिख देती हूँ। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एक कोई सीट है, सीट समझ लो, कैनवास को सीट मान लो, ठीक है ना। और वो सीट का जो एरिया होगा वो लंबाई और चौड़ाई में हमको दे रखा है, क्योंकि यहाँ हमको चौड़ाई दे रखी है और लंबाई हमसे पूछ रहे हैं, लंबाई चौड़ाई में दे रखा है। अब उस सीट से हमें एक शंकु बनाना है, तो उस सीट का जो एरिया होगा शंकु कैनवास जब बनेगा तो वो क्या आ जाएगा, पाई आर एल, मतलब कि उसका CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ रहे हो। तो यहाँ से मैं निकालती हूँ, पहले फॉर्मूले लिखवा देती हूँ, तब आपको इजीली समझा पाऊंगी। ये मैंने एक शंकु बना दिया, ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने, कौन बना दिया, मतलब शंकु। ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, और ये इसकी स्लैंट हाइट होती है, मतलब कि इसको हम एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल। इसको रेड वाले से ही मिला देते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो होती है, ये होती है इसकी स्लैंट हाइट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल। ये वाली लंबाई चौड़ाई अलग है, ये वाली एल अलग है, ये है हमारी स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मतलब कि तिर्यक ऊंचाई, इसको और उस वाली लंबाई को मिक्स मत करना, अलग अलग रखना थोड़ा सा। अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसमें हमसे वॉल्यूम पूछा जा सकता है। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल है तो स्मॉल ही बना देती हूँ, पाई आर स्क्वायर एच। इसका CSA मतलब कि कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर एल। अब देखो आर में कैपिटल में लिख रही हूँ, यहाँ मैंने स्मॉल में लिख रखा है, तो वही दिक्कत हो जाती है। TSA मतलब कि टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर। अब एल बराबर होता है अंडर रूट का एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये आपको 4 फॉर्मूले यहाँ से याद रखने हैं। हमसे पूछा है ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई इंटू का लंबाई, ये जो लंबाई हमसे दे रखी है, देखो मैं चौड़ाई इंटू लंबाई ऐसे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये स्लैंट हाइट भी आएगी, फिर आप एल एल में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बराबर पाई आर एल, ये आ जाएगा आपका कैनवास का एरिया। समझ लो, ये हमें रखना है। तो मुझे जरूरत पड़ेगी आर की और एल की, तो यहाँ से आधार का क्षेत्रफल, ये जो एरिया है शंकु बना हुआ है, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बराबर 1386 हमको दे रखा है। यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 22/7 है, 22/7 से इसको करेंगे भाग तो 7 ऊपर चला जाएगा, मैं लिख ही लेती हूँ, 1386 इंटू का 7/22। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये बनेगा 9×7=63, और मतलब कि 9 और 63 का मतलब होगा 7×7=49, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर और 7 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 7×3=21 इधर आ जाएगा हमारा कट के। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि R बराबर हमारा, डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है ना, यहाँ से इधर ही लिख देती हूँ, R बराबर 21 हमारे पास आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है ना, इसको मैं लिख देती हूँ। चलो, R बराबर अंडर रूट का, इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका 63 इंटू का 7 बनेगा, ये 22 से 63 बार आपका कट जाएगा। समझ रहे हो, तो 63 इंटू 7 का मतलब होगा कि इसे हम 9 इंटू 7 में तोड़ सकते हैं। 9 का मतलब होगा 3 बार आ जाएगा, और 7 का मतलब 7 इंटू 7 का मतलब 7 बार आ जाएगा, तो 7×3=21 ये हमारी रेडियस आ जाएगी। मैं थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन कर पा रही हूँ, आप नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए मैंने इसको लिख के समझा दिया है। अभी मैं इसे हटाऊंगी क्योंकि ये चीजें हमें सीखनी है, दिमाग में थोड़ा सॉल्व करना, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है बोर्ड पर, और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप हर चीज को क्या है लिखते रहेंगे। तो मेरे पास ये आ गई रेडियस। अब मुझे चाहिए क्या, हाइट, तभी हम क्या कर सकते हैं, एल को निकाल सकते हैं। तो हाइट बराबर हम रख सकते हैं, वॉल्यूम दे रखा है मेरे को, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि आधार का क्षेत्रफल हम लगा सकते हैं, मतलब कि बेस का एरिया इंटू का हाइट बराबर 9240, ये हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको काटूंगी, 3×4=12, 3×6=18 और 3×2=6, और फिर ये पूरा 20 बार इससे कट जाएगा। तो यहाँ से हाइट जो होगी वो हमारे पास 20 आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, अब 20 हाइट है, तो यहाँ से एल बराबर कितना आ जाएगा, रूट के
21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 29 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास 29 आ जाएगा। एल बराबर 29 है और चौड़ाई मेरे को 3 दे रखी है, लंबाई मेरे से पूछी है लंबाई, ठीक है। तो इसके बराबर पाई की वैल्यू 22/7 इंटू का आर मेरे पास कितना है 21 और एल मेरे पास कितना है 29, ये हो जाएगा। इससे काटेंगे 7 या 21 से 21 चला जाएगा, 29 दूनी 58, 58 इंटू 11 करेंगे तो आपका 8 ये आ जाएगा 638, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 58 इंटू 11 करोगे तो 8, 8 5 13 के 3 और 5 और 6, 638 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके बराबर आप लिख सकते हैं 638 मीटर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। देखो मैंने आपको हर चीज लिखी है, आर भी निकाला है, एच भी निकाला है, उसके बाद एल भी निकाला है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था तो सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी। एल आपको चाहिए, एल के लिए आर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको एच भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया था आर, इसलिए हर जगह मैंने स्मॉल में ही लिखा है। यहाँ मैंने कैपिटल में लिख दिया है तो यहाँ पे मैं स्मॉल में ही लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जब हमारे पास बेस केवल एक ही है तो हम यहाँ पर स्मॉल में लिख सकते हैं, ठीक है ना, पाई आर। अगर हमारे पास बेस ऐसा होता है, इसको शंकु को ऊपर से अगर हम काट देते तो हम रेडियस को एक कैपिटल और एक स्मॉल मान लेते, क्योंकि ऊपर वाला जो अब ये जो रह गया ना, ये छोटा वाला सर्कल हो गया हमारा, तो इसका छोटी वाली रेडियस हम मान लेते, ठीक है। समझ रहे हो ना। अभी आप कुछ भी बड़ा रेडियस लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, एक संख्या को 798 से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन को देख के डर के मारे भाग जाओ, आप छोड़ दो तो छोड़ना नहीं है। 2024 एसआई का क्वेश्चन है, एसआई में पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में इससे ज्यादा लेवल तो गिरेगा नहीं, आप देख लेना, ठीक है ना। लेवल गिरेगा नहीं, इससे उड़ सकता है बट गिर नहीं सकता है, समझ रहे हो। क्योंकि एसआई में अगर पूछा गया है तो ये एनटीपीसी में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अच्छे क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, ध्यान से कर लो और हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए। सारे क्वेश्चन सभी रेलवे के ही, अदर एग्जाम्स के ऐड नहीं किए हैं। अदर एग्जाम्स के रेलवे के सारे कराने के बाद ऐड करूंगी। तबीयत मेरी थोड़ा ठीक है और डेली क्लास लूंगी मैं अब, क्योंकि टाइम नहीं है। एग्जाम शायद 5 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, तो डेली की 2 क्लासेस लगानी पड़ेंगी मुझे, नहीं तो हो जाएगा ना कि मैम कुछ भी बोलती रहती है और कराती नहीं है। आवाज से समझ में आ रहा होगा आपको, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, बट कोई बात नहीं, कराऊंगी मैं चीजें। एक संख्या को 798 से भाग देने पर 45 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 21 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप इतना देख लिया करो कि जो 21 है, क्या इस 21 से ये संख्या डिवाइड होती है, तो डिवाइड होती है। ये संख्या 21 का मल्टीपल है। अगर ये संख्या 21 का मल्टीपल है तो 21 से भाग देने पर हमसे पूछा है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इस संख्या को भाग नहीं करना है हमें, जो रिमाइंडर बचा हुआ है इसको भाग करना है रिमाइंडर के लिए। तो 45/21 करोगे, 21 दूनी 42, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो। अगर ये बस इतना चेक करना है, क्या इससे ये संख्या डिवाइड होती है, यस होती है, तो फिर ये जो रिमाइंडर बच रहा है इसी को इस संख्या से भाग करना है और अपना न्यू वाला रिमाइंडर पता कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। इसमें कुछ भी सॉल्व करने नहीं बैठना है। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बेलन में रखे पानी में डाला जाता है। यदि गोला पूरी तरह से पानी में डूब जाता है तो बेलन में पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम बेलन और गोला के फॉर्मूले लिखेंगे, ठीक है ना, उसको समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हो गया बेलन और ये मैंने बना दिया आपका एक गोला। ये इसकी हो जाएगी रेडियस और इधर ये इसकी हो जाएगी रेडियस और ये हो जाएगी इसकी हाइट। अब इसमें क्या होता है ना, इसका बेस जो है टॉप और बॉटम दोनों एक जैसा ही रहता है, तो ये रेडियस और ऊपर वाली रेडियस सेम रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे से वॉल्यूम पूछा जा सकता है। तो वॉल्यूम मतलब कि आयतन, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका सी एस मतलब कि कर्व सरफेस एरिया, वो होता है आपका 2 पाई आर एच, ठीक है ना, 2 पाई आर एच। और इसका टी एस टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 2 पाई आर एच प्लस का, अच्छा मैंने उसमें जो शंकु कराया है उसमें टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखवाया था क्या, टोटल सरफेस एरिया लिखवाया है मेरे पाई आर स्क्वायर करके, ठीक है, मैं भूल गई, दिमाग से निकल गया था मेरे। एक बार इधर आएंगे तो टी एस 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से आप 2 पाई आर कॉमन ले लो बाहर,
2 पाई आर, तो आपके पास h प्लस का r बचेगा। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा हमारे पास में 4/3 पाई आर क्यूब। इसका टीएसए और सीएसए एक ही होता है, तो टीएसए बराबर सीएसए। टीएसए क्या है? टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सीएसए है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको इतने फॉर्मूले इन दोनों के याद होने चाहिए। अब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। ये हमारे पास एक बेलन है, बेलन, ठीक है ना। ये हमारे पास एक बेलन है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, इसमें कुछ पानी भरा है, और इसमें एक गोला ऐसे डाल दिया जाता है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और ये जो बेलन है इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, ऐसा हमसे कहा गया है। जब हमने ये गोला इसमें डाला तो पानी का स्तर ऊपर बढ़ गया होगा। कितना? जितना इस गोले का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी ऊपर बढ़ा होगा, मतलब कि गोले का वॉल्यूम बराबर पानी का वॉल्यूम, ठीक है ना, ऊपर बढ़ा होगा। तो अगर इसकी रेडियस यहाँ पे इतनी है तो मानो पानी ऊपर बढ़ के यहाँ तक आ गया होगा, तो यहाँ भी रेडियस उतनी ही होगी। तो यहाँ से मैं ये लगा सकती हूँ कि गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब कि 3 का क्यूब बराबर इसका वॉल्यूम बढ़े हुए पानी का वॉल्यूम, मतलब कि पाई आर स्क्वायर, मतलब कि 12 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि जो बड़ा है उसको मैं एच मान लेती हूँ, ऊपर हाइट में एच बढ़ गया होगा। ठीक है ना, मानो कि यहाँ तक पानी था, ये मैंने गोला गलत जगह बना दिया है थोड़ा ऊपर यहाँ पर बनाना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं, मान लो कि एच बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। पाई से हम पाई को काट देंगे, और यहाँ से 3 से, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब था, 3 से इसको मैं काटूंगी तो यहाँ केवल 9 रह जाएगा, 3 का स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद 4 से पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 4 से मैं इसको काट देती हूँ, तो काट नहीं सकते ना, 9 चौक 36, यहाँ से मैं h बराबर मेरे को लेना पड़ेगा 9 चौक 36/144। ठीक है ना, तो 3 चौक 12, 6 चौक 24, 1/4 ये आ जाएगा। हाइट बराबर 1/4 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट ऐसे इसको लिख ही दिया। ठीक है, अभी चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। एक दूध विक्रेता के पास 40 लीटर 40% दूध का विलयन है, कितने लीटर शुद्ध पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण 25% दूध वाला विलयन हो जाए? पसीना इतना ज्यादा आ रहा है ना। अभी देखो 40% दूध है, मतलब कि हमारे पास मिल्क है और वाटर है। 40% दूध है, इसका मतलब 40% बराबर होता है 2/5, मतलब कि 5 अगर टोटल क्वांटिटी है उसमें से 2 क्या है? मिल्क है, और बाकी का 3 क्या रह जाएगा फिर? वाटर, क्योंकि टोटल क्या है हमारे पास 5। ठीक है ना। ये कितने लीटर शुद्ध पानी मिलाया जाए ताकि बड़ा मिश्रण में 25% दूध हो जाए? 25% मतलब 1/4, मतलब 1 अगर मिल्क है तो 3 क्या हो जाए? वाटर हो जाए। अब देखो हमने पानी मिलाया है, मिल्क के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो मिल्क करना पड़ेगा हमें इक्वल। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2 से गुणा और यहाँ भी 2 से गुणा। 2 से गुणा किया तो यहाँ हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। ये भी 2 और ये भी 2, मिल्क इक्वल हो गया, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। यहाँ कितना हो गया हमारे पास? 3 दूनी 6, कितना हो गया? 6। पहले कितना था? 3, अब कितना हो गया? 6। कितना ऐड कर दिया हमने? 3 ऐड कर दिया। इस 5 की वैल्यू कितनी हमारे पास में? 40 लीटर। तो इस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इसका 8 गुना है, तो 8 गुना करेंगे, 8 दिया 24, तो 24 लीटर पानी इसमें मिलाया गया होगा, तब जाकर के मिल्क की जो मात्रा है वो 25% बची होगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा पास पास लिख दिया है, थोड़ा दूर दूर लिख देती हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मिल्क और वाटर था, और मैंने कहा कि 40% है तो 2 और 3 का ये आपका रेशियो आ जाएगा। फिर 25% मिल्क है तो 1 और 3 का आ जाएगा। मैंने कहा कि मिल्क के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो मिल्क को करना है मुझे इक्वल, तो इसको मैं 2 और इसको मैं 6 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, पहले 3 था अब 6 हो गया। कितना ऐड कर दिया हमने? 3। इधर 3 और 2 5, मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि इधर 5 हो रहा है और 5 की वैल्यू 40 है, तो इधर 3 हो रहा है, इस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर। अभी समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। ये 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है, तो इन संख्याओं में से दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याएं जब लगातार हैं, क्रमागत हैं, तो औसत हमेशा बीच में होता है, और 3 ही संख्याएं हैं तो 42 उसका एवरेज है, तो दूसरी संख्या 42 ही होगी। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या 42 ही होगी, क्योंकि 42 क्या है? इसका एवरेज। 3 संख्याएं और क्रमागत है, एवरेज बीच में होगा, मतलब 42
और 41 और 43 ये संख्याएं होंगी, 41, 42, 43। तो पहली संख्या 41, दूसरी संख्या 42, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फालतू का दिमाग नहीं मांग रहे होते हैं, तो उसमें अपनी चीजें लगाने नहीं बैठ जाना है, ठीक है। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 4 वर्ष 4 महीने में 2 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह 3 गुनी हो जाएगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ लिखेंगे अमाउंट 1 और यहाँ लिखेंगे अमाउंट 2। प्रिंसिपल मान लेते हैं कि 100 रुपए होगा। अब 2 गुनी हो गई है तो अमाउंट 200 रुपए, 3 गुनी हो जाएगी तो अमाउंट 300 रुपए, ठीक है ना। तो मैं ब्याज की बात करूं, साधारण ब्याज की, तो वो कितनी आ जाएगी, अमाउंट में से प्रिंसिपल जाएगा 100 रुपए, यहाँ पर ब्याज मिली है। यहाँ अमाउंट में से प्रिंसिपल जाएगा 200 रुपए, यहाँ पर ब्याज इसको मिली है, ठीक है। अब इस 100 रुपए मिलने में टाइम कितना लग रहा है, 4 वर्ष प्लस का 4 महीने का। तो इस 200 रुपए को मिलने में टाइम कितना मिलेगा, ब्याज 2 गुनी तो टाइम 2 गुना, मतलब कि 8 वर्ष प्लस का 8 महीना, और इसके बराबर होगा 8 सही 2/3 वर्ष। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई फॉर्मूला ट्रिक वगैरह नहीं लगानी है, आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ब्याज पर सिर्फ बात हो रही है। तो 4 वर्ष 4 महीने में 100 रुपए ब्याज, तो ब्याज 200 रुपए, ब्याज डबल हुआ तो टाइम डबल हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, सेम, ठीक है। चलिए, यदि एक मोटर कार किसी दूरी का पहला आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष आधा भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो उसकी औसत गति क्या है। औसत चाल बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड लिखूंगी मैं पहले, एवरेज स्पीड, ठीक है ना। अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, अच्छा लिखेंगे हम एकदम बढ़िया वाला, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय, मतलब कि टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम, ये होता है हमारा एवरेज स्पीड बराबर। तो मैं डिस्टेंस कुछ ऐसी मान लेती हूँ जो 30 से भी और 50 से भी कट जाए। तो मैंने मान लिया कि जो डिस्टेंस होगी वो होगी 300। अब 150 आधी मतलब चली है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो 150। अब टोटल दूरी में 300 ले ही लेती हूँ पहले, 300 एवरेज स्पीड डायरेक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आधा मतलब कि 150 बट्टे 30 प्लस का आधा मतलब कि 150 बट्टे 50 बराबर कितना आ जाएगा 300 बट्टे 5 और 3 8, 5 और 3 8 मतलब 300 बट्टे 8, 4 दूनी और 4 से 25 75 बट्टे 2 का मतलब होगा 37.5। तो ये 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये एवरेज स्पीड आ जाएगी आपका आंसर। समझ में आया। कुल दूरी बट्टे कुल समय, अब समय निकालते हैं आप, फिर बाद में यहाँ पे नीचे रखते हैं, तो हमने डायरेक्ट ही लिख दिया कुल दूरी बट्टे कुल समय, दूरी बट्टे समय, यहाँ मैं लिख देती हूँ टाइम बराबर दूरी मतलब कि डिस्टेंस बट्टे चाल मतलब कि स्पीड, ठीक है ना। और स्पीड बराबर दूरी बट्टे समय, और दूरी बराबर होता है आपका चाल इनटू का समय, ठीक है। ये आपको याद रखना। मैं छोटे छोटे पॉइंट में लिखते हुए भी चल रही हूँ। अगर जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं कर रखा है, कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज्ञानवान, वो सोचते हैं कि एग्जाम से 1 महीने पहले ही पढ़ना शुरू करूंगा और मैं टॉप कर जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है भाई, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। जब पानी को बर्फ में बदला जाता है तो इसका आयतन 10% बढ़ जाता है। यदि बर्फ को पानी में बदला जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा। वो सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 पे 10% बढ़ गया है तो 110 बट्टे 100, और ये कितना आ जाएगा 100 बट्टे 11%। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो कैसे ये तुमने डायरेक्ट कर दिया, आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं से अगर डिटेल में करूं तो जब पानी को बर्फ में बदला जाता है, मतलब मेरे पास क्या था वाटर, उसे चेंज कर दिया मैंने किसमें, आइस में, ठीक है। तो इसका आयतन 10% बढ़ जाता है। मतलब मान लो कि पहले आयतन 100 था, 10% बढ़ के 110 हो गया। अब इस 110 से मुझे 100 बनाना है, ठीक है ना। आइस से मुझे क्या करना है, अब वाटर बनाना है। तो 110 से मुझे 100 पे आएंगे वॉल्यूम पे, ठीक है ना। तो कितना मुझे कम करना पड़ेगा, आप कहेंगे 10। किस पे कम करना पड़ेगा, 110 पे। इसे ही हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, 0 से 0 जाएगा तो 100 बट्टे 11, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, ये तरीका हो गया। ये अपना जल्दी जल्दी से फास्ट करके चले जाओ। चलिए,
दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 35 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? रेसिप्रोकल सम हमसे पूछा है, तो संख्याएं हमने मान ली कि x और y होंगी, तो इनका रेसिप्रोकल सम क्या आ जाएगा? 1/x प्लस का 1/y बराबर x प्लस का y बट्टे xy। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ से x प्लस का y योग 25 दे रखा है और x y बराबर 35 ये दे रखा है, तो इसका मतलब होगा 5/7 और 5/7 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अभी समझ में आ गया? चलिए इसको बीच में से हटा देते हैं और इधर इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, ये ज्यादा ठीक लग रहा है। 5/7 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये से आप फॉर्मूले के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं कि जो आपका व्युत्क्रमों का योग होता है वो होता है x प्लस वाई बट्टे एक्स बाई 1/x प्लस 1/y करेंगे, एलसीएम लेंगे x बाई, तो ऊपर x प्लस y आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये x बराबर y बट्टे 2 है और y बराबर z बट्टे 6 है, तो x अनुपात y अनुपात z किसके बराबर होगा? ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ से y को धर ले आऊं तो मैं लिख सकती हूँ कि x बट्टे y बराबर 1/2 है। z धर ले आऊं तो यहाँ y बट्टे z बराबर 1/6 है। अब यहाँ मेरे को करना पड़ेगा y को इक्वल, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो y को इक्वल करेंगे। यहाँ y 2 है तो 2 यहाँ भी बनाएंगे, तो यहाँ 2/2 से गुणा कर लेते हैं। 2/2 से करना है बाबा, 2/2 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/6 दूनी 12, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे डायरेक्ट रेशियो में लिख सकते हैं, x अनुपात y अनुपात z। x कितना है? 1, y कितना है? यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 हो गया तो 2, और z कितना है? 12, तो 1 2 12, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर? 1 2 12 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आपने जो बीच वाली संख्या है मतलब कि बाई, उसे कर लेना है इक्वल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इस सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं सिलेबस में। एक आयताकार मैदान के 3 तरफ बाड़ लगाई जानी है तथा 30 फीट का एक हिस्सा खुला छोड़ना है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 690 वर्ग फीट है तो इसके मतलब कितने फीट बाड़ लगाने की आवश्यकता होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो एक आयताकार मैदान है, पहले आयत के फॉर्मूले लिखवा देती हूँ आपको। ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल और ये इसकी होती है चौड़ाई और ये होती है इसकी लंबाई। ठीक है ना, तो मैं बात करूं इसके एरिया की, ये इसका क्या होता है? बिकड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है L इंटू का B, लंबाई इंटू का चौड़ाई, और पेरीमीटर मतलब कि इसका जो परिमाप होता है पेरीमीटर वो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस का B, और इसका जो बिकड़ होता है, बिकड़ मतलब कि डायगोनल, इसका जो डायगोनल होता है बिकड़ वो होता है अंडर रूट का L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले पता चले। अब हमें क्या करना है? बाड़ लगानी है और 3 तरफ लगानी है, एक तरफ का पार्ट खुला छोड़ना है। मान लो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे बाड़ लगानी है, ऐसे ऐसे, और एक हिस्सा मुझे खुला छोड़ना है जो कि 30 फीट का हिस्सा है, तो मैं मान लेती हूँ ये हिस्सा 30 फीट का होगा। ठीक है ना, तो ये मैं B मान लेती हूँ, इसको ये L मान लिया तो B मान लेती हूँ, तो B बराबर कितना आ जाएगा? B बराबर आ जाएगा, अब देखो मुझे चाहिए B, तो एरिया को मैं भाग कर दूं किससे? लंबाई से, तो मेरे पास B आ जाएगा। एरिया है 690 और लंबाई है 30, तो ये 3 दूनी और 3 तिरका 23 मेरे पास B आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाली साइड 30, इसमें क्या है? आमने सामने की साइड जो है बराबर बराबर होती है, तो ये 30 है तो ये भी 30, अब ये 23 है तो ये भी 23, तो बाड़ जो लगाई जाएगी वो कितने एरिया पे कितने फीट बाड़ लगाने की आवश्यकता है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये वाला 23 प्लस का ये वाला 23 प्लस का ये वाला 30, ठीक है ना, तो 23 दूनी 46 और ये 76 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 76 फीट बाड़ लगाने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मुझे चाहिए थी चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा? एरिया बट्टे लंबाई, आप यहाँ से जा सकते हैं, एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। मुझे चौड़ाई चाहिए तो मैं क्या करूंगी? एरिया को भाग कर दूंगी किससे? लंबाई से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यदि साइन ए बराबर ए बट्टे बी है तो कॉज ए का मान क्या होगा? पहले आप लिख लो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और ये ए मान लिया मैंने, ए बी मान लिया मैंने, और ये सी मान लिया, उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए भी। मान लो ये वाला एंगल हमने क्या लिया? थीटा। तो जो भी हम एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर का काम करती है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बेस और ये वाली साइड हाइपोटेनियस। अगर मैं
ऐसे कर दूं कि मैंने ये वाला लिया क्या, ट्रायंगल बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, ए लिया मैंने, ये बी लिया मैंने और ये सी लिया, और मैं इस वाले एंगल की, ये वाला एंगल मैंने थीटा लिया है, तो अब ये वाली साइड परपेंडिकुलर ना होकर के ये वाली साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बेस और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस का काम करेगी। समझ रहे हो ना? ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, जो भी हम एंगल लेंगे उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बस मैं इसको एंगल समझाना चाह रही थी। अब मैं समझाऊंगी यहाँ पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर हम क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है? जो भी हम एंगल लेंगे उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर का काम करती है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो वो आ जाएगा परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस, कॉस थीटा की बात करूं तो वो आ जाएगा बेस बट्टे हाइपोटेनियस, टेन थीटा की बात करूं तो वो आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर बट्टे बेस, और कॉट थीटा की बात करूं तो वो आ जाएगा बेस बट्टे परपेंडिकुलर। अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूं, किसके? कोसेक थीटा, ठीक है, इधर ही लिख देती हूँ। अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूं तो वो हाइपोटेनियस बट्टे परपेंडिकुलर, और सेक थीटा की बात करूं तो वो हाइपोटेनियस बट्टे बेस, ये आ जाता है। ठीक है, इतनी चीज आपको पता चल गई। अब मैं आती हूँ क्वेश्चंस पे। यहाँ पर तो ये मैंने एक बनाया क्या, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का हो गया। तो साइन ए, इस वाले को मैं ए मान लेती हूँ क्योंकि मैं आसान बनाना है मुझे चीजें, यहाँ नहीं मानूंगी मैं, ए यहाँ मान लेती हूँ। और मैंने ये वाला एंगल ले लिया साइन ए, और इसको मैं बी मान लेती हूँ, ठीक है ना, और इसको मैं सी मान लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो साइन ए बराबर ए बट्टे बी है, मतलब कि यहाँ से ये वाला ए होगा और ये बी होगा। अब ये ए है बी है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, क्योंकि ये जो हाइपोटेनियस होता है यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारा होता है। तो हाइपोटेनियस बराबर अंडर रूट के मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि हाइपोटेनियस बराबर अंडर रूट का बी का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आते हैं, इसको थोड़ा सा और मैं अलग अलग कर देती हूँ ऐसे। अब मेरा ये आ गया, हमसे पूछा कॉस ए क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या है, बेस अपॉन का हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हमारे पास कॉस ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट का बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में बी, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है? मैं सारी चीजें आपको एक एक फॉर्मूला, एक एक चीज लिख लिख के समझा रही हूँ, और आपको हर चीज समझते हुए चलना है। ए एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 समय में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वो एक दिन में उसी कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे? ए करता है 16 दिन में, और बी करता है ए जो टाइम ले रहा है उसका 1/4 में, तो इसका 1/4 आ जाएगा 4। टोटल जो काम होता है वो होता है इनका एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे 16, ये टोटल वर्क आ जाता है। 16 से काटोगे एक बार, 4 से काटोगे 4 बार, ये इनका एक दिन का काम आ जाता है। ए एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, दोनों मिलकर के एक दिन में काम कितना करेंगे? 5। ठीक है, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी का एक दिन का काम होगा 5/16, और ये क्या होगा आंसर। ए प्लस बी का एक दिन का काम 5/16, 5/16 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आसान था बहुत ज्यादा। 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटे संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी लार्ज संख्या हमें लिखनी है, लार्ज, ठीक है ना, लार्ज लिखनी है तो सबसे बड़ी 99999 ऐसे लिखना है, सबसे बड़ी लिखनी है। सबसे छोटी लिखनी है तो 00100, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट, स्मॉल लिखना भी है, ठीक है ना, स्मॉल। सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो 1 1 2 3 4 5 6 ये लिख दिया। हमें चाहिए इनका डिफरेंस, डिफरेंस तो 9 में से 0 जाएगा, 99999 और कितना आ गया 1 2 3 4 5, और ये आपका 8, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। दिस इज ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यही पूछा था आपसे बाबा, मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चनों में आपने एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा चीजें पूछी नहीं जा रही हैं, और जो पूछी नहीं जा रही हैं उनमें अपना फालतू दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए यहाँ आएंगे। tan अल्फा बराबर 1/x है, तो sin अल्फा प्लस cos अल्फा बराबर क्या होगा। अभी अभी मैंने चीजें आपको लिखवाई है। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बट्टे बेस, तो इसको मैं अल्फा मान लेती हूँ, इसको मैं 1 और इसको x मान लेती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका।
क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो साइन अल्फा, अब मेरे से पूछा है कि साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा, इसके बराबर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स कॉस अल्फा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एक्स अपॉन का ये 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस का एक्स अपॉन रूट का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा आपका आंसर। 1 प्लस का एक्स अपॉन में 1 प्लस रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, याद नहीं है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से दोपहर 1:30 बजे रवाना होती है और रात्रि 10:30 बजे लखनऊ पहुंचती है। ट्रेन की औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दिल्ली से लखनऊ तक की ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होता है, दूरी मतलब कि डिस्टेंस बराबर, अच्छा लिख जाओ भाई, ऐसे नहीं होता है। दूरी मतलब कि डिस्टेंस और दूरी बराबर होता है आपका चाल, मतलब कि स्पीड इनटू का समय मतलब कि टाइम, ठीक है, ये होता है। तो 1:30 बजे निकली मतलब दोपहर में तो पीएम, और 10:30 बजे पहुंची मतलब कि पीएम, तो टाइम लगा इसको 9 घंटे का, ठीक है ना, 9 घंटे का। और टाइम मेरे पास 9 घंटे आ गए, स्पीड मेरे पास कितनी है 90, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी 9 इंटू का 90 बराबर 9 9 81 810 किलोमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 810 किलोमीटर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए x संख्याएं हमारे पास x/2 और x/3 और x/4 और x/6 का माध्य मेरे को 6 दे रखा है, तो x का मान क्या होगा ये हमसे कहा जा रहा है। तो मीन बराबर होता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। मीन और एवरेज एक ही बात होती है। मीन बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, ठीक है। ये आपने लिख लेना है, अगर आपको पता नहीं है तो पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लेना है। तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि इनका अगर मैं सम करूं तो मैं एलसीएम ले लूं 12, ठीक है ना, 12 मैंने एलसीएम लिया, 2 छिक्के बाद 6x आ जाएगा, प्लस का यहाँ 1 ले सकते हैं तो ये 12x आ जाएगा, प्लस का 3 चौक 12 4x आ जाएगा, प्लस 4 तिया 12 3x आ जाएगा, प्लस का 6 दूनी 12 2x आ जाएगा, ठीक है, यही आ जाएगा ना बाबा। इसको थोड़ा ऐसे और करेंगे और इस 12 को हटा करके बीच में लिख लेते हैं, बराबर कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, मीन बराबर, तो कुल पदों का योग तो हो गया, कुल पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 5 है ना, 5, ठीक है। तो 5 से हमसे भाग करेंगे तो इंटू 5 कर लेते हैं यहाँ से, बराबर 6 हमको दे रखा है माध्य, ठीक है। अभी सही हो गया एकदम, अभी एकदम सही हो गया। अब 12 × 60 और 6 × 36 360 आ जाएगा उधर, और इधर आ जाएगा हमारा 12 और 22 और 5 27, तो मैं लिख सकती हूँ 27x बराबर 12 × 60 और 6 × 36 360, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 360/27, मतलब कि 9 चौक 36 और 9 तिया 27 40/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, x बराबर 40/3, ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो संख्याएं लगातार होती है तो हम इजीली यहाँ से ले सकते थे, यहाँ मेरे को 1 दिख रहा है 2 दिख रहा है 3 दिख रहा है 4 दिख रहा है, लेकिन 5 नहीं 6 है। अगर यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ 6 ना होकर के 5 होता तो ये हमारा क्या हो जाता मीन हो जाता। तो संख्या हम लगातार लिख सकते थे कि संख्या कैसी है कंटिन्यूस चल रही है, ऐसे लिख सकते थे, लेकिन नहीं है यहाँ 6 है, इसलिए हमको यहाँ ऐड करना पड़ा और चीजें हमें ऐसे लिखनी पड़ी। समझ रहे हो, आ रहा है कुछ समझ में आना चाहिए रे बाबा। चलिए, एक दुकानदार द्वारा 30 दिनों के महीने में औसत दैनिक लाभ 450 रुपए था। यदि पहले 20 दिनों का औसत लाभ 300 रुपए था तो अंतिम 10 दिनों का औसत लाभ क्या था, ये हमसे कहा जा रहा है। तो अंतिम 10 दिनों का औसत लाभ क्या होगा 10 डेज का औसत लाभ बराबर 30 दिनों का जो औसत लाभ है सम आ जाएगा 30 × 450, इसमें से हम माइनस कर दें 20 दिनों का तो 20 × 300 और इसे भाग कर दे 10 दिनों का एवरेज निकाल रहे हैं तो 10 से, तो ये हमारे 10 दिनों का औसत लाभ आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 0 0 0
और ये आ जाएगा 45 तिया 135, 1350, 1350 में से 600 जाएगा तो ये आपका 750, ठीक है। 750 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर 750। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना। देखो दो संख्याओं का अनुपात 5/6 है और उनका उनका महत्तम समावर्तक 6 है, उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो कॉमन क्या हो जाता है हमारा एचसीएफ हो जाता है, जो संख्या है उसमें से कुछ कॉमन आता है तो संख्या निकालने की जरूरत नहीं, मुझे चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, जो कॉमन मिल रहा है वो ले लो, उसके बाद जो कॉमन नहीं मिल रहा है वो सब ले लो। तो कॉमन में क्या नहीं मिलेगा, जो रेशियो बचा है वो। तो ये आपका 56 30 और 6 3 18 180 आपका एलसीएम आ जाएगा। अभी देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं बताऊंगी, ठीक है ना। जैसे मैं यहीं से ले लेती हूँ तो संख्याएं बराबर क्या होता है एचसीएफ इनटू का रेशियो, ठीक है ना। तो यहां से संख्याएं कितनी आ जाएंगी, संख्याएं बराबर होता है एचसीएफ इनटू का रेशियो, अगर रेशियो में लिखा है तो संख्याएं आ जाएंगी 56 30 और 6 36। ये मेरे पास क्या आ गई संख्याएं आ गई, ठीक है ना, क्या आ गई संख्याएं आ गई। अब मुझे लेना है क्या एलसीएम, एलसीएम लेना है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 5 6 30 और इसको लिख सकती हूँ 6 इनटू का 6, ऐसे लिख सकती हूँ या नहीं। अब मुझे एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है दोनों में कॉमन मिल रहा हो, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 6 और 6, तो 6 आ जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो दोनों में कॉमन मिल रहा है वो तो लेना ही है, 6 से 6 था 6 लेना है। अब उसका जो कॉमन नहीं मिल रहा है वो भी लेना है, जो बच गया है वो भी लेना है। तो ये 5 बचा है ये भी लेना है, ये 6 बचा है ये भी लेना है। तो 56 30 और 6 3 18 180 आपका क्या आ जाएगा एलसीएम, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आया, बट इतना ड्रामा नहीं करना है। आपको पता है कि एचसीएफ अगर 6 है तो कॉमन हमारे पास 6 आ जाएगा, कॉमन हमारा एचसीएफ होता है। तो जो रेशियो बचा है उससे गुणा करेंगे और एलसीएम हमारे पास आ जाएगा। रेशियो क्या बचता है, जो कॉमन पार्ट नहीं रहता है वही बचता है हमारा रेशियो। त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात 2:3:4 है, सबसे बड़े कोण की माप क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। तो किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ, मैं बना के भी बता देती हूँ आपको, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो ये मान लो ए है वर्टेक्स, ये बी है और ये सी है। तो ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया और ये वाला एंगल हो गया। तो यहाँ से जो एंगल ए है प्लस एंगल बी है प्लस एंगल सी है, इसके बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि ये कितना आ जाएगा 2:3:4 है, मतलब कि 9x रेशियो में 180 डिग्री और x बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री। और सबसे बड़े कोण की माप ये आ जाएगी 4 × 20 डिग्री, मतलब कि 80 डिग्री। ये क्या होगा आपका आंसर। सबसे बड़ा रेशियो में क्या है 4, तो यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। अभी आगे समझ में चले। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 6 12 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 5 प्राप्त होता है, संख्या क्या है ऐसा हमसे कहा जा रहा है। अब देखो इसे हम बिना संख्या लिखे 4 अंकों की वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ है मेरे पास में 6 12 18, तो इससे विभाजित करने पर 5 शेषफल बचे ऐसा हमसे कहा जा रहा है। मतलब इसके एलसीएम से विभाजित करें तो 5 शेषफल बचे, तो इनका हमें लेना है एलसीएम और एलसीएम आ जाएगा इनका 36। 18 दूनी 36, 12 से कटेगा 6 से भी कटेगा। अब 36 क्या होता है, 36 होता है हमारा 9 चौक 36, 9 × 4 का मल्टीपल, ठीक है ना, 9 × 4 का मल्टीपल। और 5 ऐड किया गया होगा इसमें बाद में, तो 5 अगर मैं माइनस कर दूंगी 35, 4 का कभी नहीं बनेगा। 5 माइनस कर दूंगी 71, 4 से कभी संख्या डिवाइड नहीं होगी। 5 माइनस कर दूंगी 72, डिवाइड होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 माइनस करूंगी 73, कभी डिवाइड नहीं होगी 4 से, तो कट गया। देखो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। ये चीज कब आती है, जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं तब आती है। अब देखो आप कैसे करोगे इसको सोच को। एलसीएम लिया आपने, कितना आ गया 36, ठीक है। आप करोगे 6 12 18 का, सबसे पहले लोगे एलसीएम और एलसीएम आ जाएगा 36। फिर आप 4 अंकों की बड़ी से सबसे बड़ी संख्या लिखोगे 9 9 9 9 और फिर इसको करेंगे हम भाग, किससे 36 से। 36 से भाग करेंगे तो पहले 36 दूनी 72, 2 बार ही जाएगा। 72 लिखा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर ये वाला 9 लिखेंगे, फिर ये आपका जाएगा कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 7
ते 7 ते 21 ते 8 थे 24, 8 बार तो नहीं जाएगा, ते 7 ते 21 7 बार चला जाएगा, ठीक है ना। तो 7 तिया 21 और 7 छिक्के 42, ये 2 5 और 2 252, ठीक है ना, 252 मैंने लिखा। यहाँ 7 और यहाँ 2 27 बचेगा फिर ये मैंने 9 लिखा और फिर से ये 252 7, तो 252 ही आएगा, ठीक है ना। और फिर से यहाँ पे कितना बचेगा, 27 ही बचेगा, 27 बचा, ठीक है, 27 ही बचेगा। तो जो संख्या होगी, अगर मैं इसमें से 27 माइनस कर दूं तो संख्या 36 से डिवाइड हो जाएगी। तो 9999 में से 27 में क्या कर दूं माइनस, संख्या 36 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन 5 मुझे रिमाइंडर भी बचाना है तो 5 में ऐड कर देती हूँ उधर। तो 27 में से 5 जाएंगे, 22 हमारे पास क्या होगा बचेगा। 22 अगर मैं इसमें से माइनस करूंगी तो 7799, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ये 9 है, ठीक है, 79977, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा आंसर। आप ऐसे कर लो, आप डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, काट सकते हो ऑप्शन को, ऐसे नहीं लगा पा रहे हैं दिमाग तो आपने ऐसे बेसिक तरीके से करना है फिर तो, और कोई चारा नहीं है। एक विक्रेता ने 12 रुपए में 8 की दर से आम खरीदे और 10 रुपए में 6 की दर से बेच दिए, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 12 रुपए में 8 खरीदे हैं और 10 रुपए में 6 क्या है सेल किए हैं, ठीक है ना। ये क्या है, इन्होंने खरीदे हैं मतलब कि परचेस किए हैं और ये उन्होंने सेल किए हैं, ये मूल्य हो जाएगा और ये आर्टिकल्स हो जाएंगे। जब हम बेचते हैं या कोई चीज खरीदते हैं तो प्रॉफिट और लॉस हम कब तक पता नहीं कर सकते हैं, जब तक हमें क्वांटिटी को इक्वल नहीं कर लेते, जितना हमने खरीदा है उतना ही बेच नहीं देते हैं, तब तक हम प्रॉफिट लॉस पता नहीं कर सकते। तो यहाँ मैंने खरीदा है 8, बेचा है 6, इसे मुझे करना पड़ेगा इक्वल, तो 24 बना लेते हैं। 24 बनाएंगे तो 3 से 4 से, 3 से करेंगे तो 12 तिया 36, 4 से करेंगे तो 40। मतलब ये कह सकते हो कि 36 का 8 तिया 24 वस्तुएं मैंने खरीदी हैं और 40 का 6 चौक 24 वस्तुएं मैंने बेची है, ठीक है। मैंने इस इक्वल बना दिया, इधर कितना कर दिया 24, इधर कितना कर दिया 24, आर्टिकल मैंने कर दिया इक्वल। मतलब 36 का 24 वस्तुएं मैंने खरीदी, 40 का 24 वस्तुएं मैंने बेच दी। प्रॉफिट कितने का हुआ मुझे, प्रॉफिट हुआ मुझे 4 का। तो 4 का जो प्रॉफिट हुआ है किस पे, 36 पर, से परसेंटेज में बताना है, तो ये आ जाएगा 100/9, क्योंकि जैसा लिखा है ऑप्शन है वैसा ही हम रहने देंगे। 4 ने 36, 100/9, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आर्टिकल आपने क्या करना है, इक्वल करना है रे बाबा, ठीक है। चलिए, दो नियमित बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप कितनी होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, तो मैंने आपको ये करा भी रखे हैं, फिर से करा रही हूँ। तो प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर क्या होता है, एक बार लिख लो सारी चीजें। प्रत्येक आंतरिक कोण मैंने आपको पहली क्लास में लिखवा रखा है, मैं बार बार क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करूंगी, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे 35 क्लासेस में बहुत सारी चीजें कवर करा देनी है ताकि आपका कुछ भी ना छूटे, तो इसलिए मैं रिपीटेशन को रोकूंगी, ठीक है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होता है n-2 इंटू का 180 डिग्री बट्टे n। n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो यहां से मैं लगाऊंगी फॉर्मूला, देखो एक है तो एक को मैं n ही मान लेती हूँ, तो यहां से मैं ये लिख सकती हूँ कि n-2 इंटू का 180 डिग्री बट्टे n बराबर कितना आ जाएगा आपका 140 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट आप लोग मुझे देंगे और अभी क्लास स्टार्ट करूंगी। चलिए देखो, ये था हमारा n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टे n बराबर 140 डिग्री, मैंने ये लिखा। यहाँ से मैं इसे 2 से डिवाइड कर 20 से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये 7 और ये 9 हमारा आ जाएगा, इधर जाएगा 7n, इधर जाएगा 9n, माइनस का 9 दूनी 18, तो ये हमारा 2n बराबर कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 और n बराबर हमारे पास आ जाएगा 9। अब n बराबर हमारे पास 9 आ गया है तो ये 1:2 है, मतलब कि साइड 9 और 18 आ जाएगी, ठीक है ना। मुझे इस पे काम करना है, n बराबर मेरे पास 9 आया था, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 18 माइनस के 2 इंटू का 180 डिग्री बट्टे का 18 बराबर 16 और 18 से ये जाएगा 10 बार, तो 160 डिग्री प्रत्येक आंतरिक कोण होगा आपका किसका, दूसरे वाले बहुभुज का 160 डिग्री। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तबीयत मेरी डाउन हो रही है बहुत। सोहन को अपना पुराना पंखा 1500 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए
उसे पंखे को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 1500 रुपए 20% की हानि पर बेचा है, तो ये 80% की वैल्यू होगी, ठीक है ना। किसकी वैल्यू होगी? 80% की वैल्यू होगी। मुझे 120% की वैल्यू चाहिए। अब देखो परसेंट 100 में सब काट रही हूँ क्योंकि कट जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो 40 दूनी और 40 दिया। अब देखो ये आ जाएगा मेरे पास में, 2 से काट दूंगी तो 50 बार जाएगा, और 15 दिया 45 इंटू का 50, तो ये 2250, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल कीजिए। अब देखो ये बनेगा हमारा ए क्यू माइनस का बी प्लस का बी क्यू बट्टे में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे कि ए क्यू प्लस का बी क्यू, ठीक है ना। ए क्यू प्लस का बी क्यू इधर लिखती हूँ मैं, ए क्यू प्लस का बी क्यू बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर ए माइनस का बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये मैंने आपको लिखवाया था। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास में इसके बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। और बटे में मेरे पास ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर है, तो इससे ये कट जाएगा, ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी का मतलब होगा 1.3, ये आपका आंसर। क्योंकि ए प्लस बी मतलब दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करोगे तो 0.6 और 0.7 1.3 आपका बनेगा, और ये आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 3496 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योगफल 2, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब 3, 4, 9, 6 में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि ये जो संख्या है ये 2, 4, 6, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। मतलब कि 2, 4, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6 से विभाज्य हो जाए, मतलब कि इनके एलसीएम से विभाज्य हो जाए। समझ रहे हो ना? तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। और 12 क्या होता है? 12 होता है आपका 4 और 3 का मल्टीपल। ये संख्या 4 से तो डिवाइड है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो 4 से डिवाइड है। 3 से डिवाइड नहीं है तो 3 से डिवाइड चेक करेंगे। 9 कटेगा, 6 कटेगा, 3 कटेगा, 4 नहीं कटेगा 3 से। तो 4 में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि संख्या डिवाइड हो जाए। अब ऑप्शन से जाएंगे तो 4 में 4 ऐड करोगे, 8 3 से डिवाइड नहीं होता। अब छोटी संख्या पूछे तो 8 ले दो, तो 8 ऐड कर दे हम, तो 4 और 8 12 होता है, और 12 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। ये आपका क्या होगा? आंसर। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ तो 12 से भाग कर लेना बाबा, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलो, किसी विशेष वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में औसत वर्षा में वृद्धि या कमी का उच्चतम प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले मुझे हर ईयर का एवरेज वर्षा निकालना पड़ेगा, वर्षा का जो औसत है वो निकालना पड़ेगा हर साल का। तो यहाँ निकालेंगे कितना आ जाएगा? 90 और 160, 210, 210 बट्टे 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ करोगे तो 90, 160 और 240, 240 बट्टे 3 करोगे तो 3 24, मतलब कि 80 यहाँ पर आ जाएगा। इधर करेंगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 190, और आपका इधर लगाएंगे 200 और 330 का मतलब होगा 330 बट्टे 3 करोगे तो आपका 110 ये आ जाएगा। इधर करोगे आप तो ये आपका इधर लगाएंगे 70, 210, 270, 270 का मतलब होगा 270 बट्टे 3 करोगे तो 3 नियम 27, मतलब कि 90 ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ है 70, यहाँ है 80, यहाँ है 110 और यहाँ है 90। तो हमसे कहा जा रहा है वृद्धि या कमी का उच्चतम प्रतिशत। तो यहाँ पे वृद्धि हुई है 10 की, यहाँ वृद्धि हुई है 30 की, सबसे ज्यादा वृद्धि यही दिख रहा है। फिर यहाँ पे कमी हो गई है 20 की, लेकिन उच्चतम पूछा है तो ये आपका 30, और किस पे बड़ा है? 80 पर। तो ये आपका कमी या वृद्धि का उच्चतम प्रतिशत कहाँ आएगा? यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा है, ये सबसे ज्यादा कम हुआ है, तो सबसे ज्यादा कम तो नहीं हुआ है, बड़ा ही है 30, तो यहाँ पे निकालेंगे। तो ये आपका परसेंटेज में चेंज करना है मुझे, तो यहाँ से 0 से 0, और ये आ जाएगा आपका 37.5।
ये आपका आंसर होगा 37.5%। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एक विक्रेता दावा करता है कि वह गेहूं 25% की हानि पर बेचता है, लेकिन वह ऐसे वजन का उपयोग करके धोखा देता है जो अंकित वजन से 35% कम वजन के होते हैं। उसका लाभ प्रतिशत 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 35% कम वजन का उपयोग करता है, मतलब कि 100 ग्राम की जगह पर वो 65 ग्राम देता होगा। ठीक है ना, मान लो कि 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपया है, तो 100 ग्राम का 100 रुपए हो गए। तो वो 65 ग्राम के लिए वसूल कितना करता है, 25% हानि पर बेचता है, ऐसा वो कहता है। वो कहता है कि 100 की वस्तु को मैं आपको 75 में दे रहा हूं, ऐसा कहता है। उसके पास से गया कितना है 65, लिया कितना है उसने 75, कितना प्रॉफिट कमा लिया उसने 10 का, किस पर 65 पर, जो गया है उस पर हम देखते हैं। तो 10/65 का मतलब होगा आपका 5 दूनी और 5 से काटेंगे 13 बार, तो ये 200/13 का मतलब होगा आपका 13 एकम 13 और उसके बाद 70, 13 पंजू 65। सही जा रही हूँ क्या, मैं गलत तो नहीं कर रही ना कुछ भी, ये सही है 200/13। ठीक है ना, तो 13 एकम 13, फिर ये बचेगा आपका 13 पंजू 65, 15, यही आ जाएगा 15.38। ठीक है, ये होगा आंसर। सही तो जा रही हूं मैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल नहीं आता है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, 4-5 बचे हैं अभी, करा देती हूँ। चलो, दिया गया है कि 26 की पावर 0.89 बराबर x है और 26 की पावर 0.31 बराबर y है। x की पावर z बराबर y स्क्वायर है, तो z का अनुमानित मान क्या होगा। x की पावर z बराबर y स्क्वायर है, तो z की वैल्यू हमसे पूछी है। x क्या है हमारे पास 26 की पावर 0.89, z लिख सकते हैं बराबर 26 y बराबर 26 की पावर 0.3, तो 26 की पावर 0. स्क्वायर है, तो स्क्वायर में 26 की पावर 0.31, 26 की पावर 0.31 इंटू 2 करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब 31 दूनी 62, ये हो जाएगा। बेस अगर सेम है तो बेस से बेस उड़ा देंगे, और हमारे पास 0.89 z बराबर 0.62 बचेगा, तो z बराबर आ जाएगा 62/89। इसको मैं क्या कर सकती हूँ 0.864 तो नहीं जाएगा, 8×7=56, तो 0.7, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा और भी जाएगा पॉइंट में, बट इतना ही रखेंगे। ठीक है, चलो 124 का स्क्वायर हमें बताना है। मैंने स्क्वायर के लिए आपको सिर्फ एक ट्रिक बताई थी, स्क्वायर में करा रही थी तो मैंने आपको कराए थे, मैंने कहा आपको 35 तक आपको याद होने चाहिए, फिर नियर बाई 50, नियर बाई 100 मैंने आपको कराया था। और उसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कौन सी वाली, किसी का भी आप स्क्वायर करो, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट किसी का भी करो, हर में लगेगी। इसका मुझे करना है क्या स्क्वायर, तो आपने इसका स्क्वायर करना है 4 चौक 16, फिर इसका स्क्वायर करना है 144, और फिर इन दोनों का मल्टीपल करना है 12 चौक 48, फिर इन दोनों का मल्टीपल इसके साथ करना है 48 दूनी 96, एक छोड़ के ऐड कर देना है 96, तो ये 6 7 13 के 3 कैरी लेंगे 1, 15,376, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर 15,376। मैंने स्क्वायर वाले पार्ट में बहुत अच्छे से करा रखा है, आपने उसको देखना है। एक गांव की जनसंख्या कितनी हुई है, 1,30,000 थी, पहले वर्ष में 15% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 30% बढ़ती है, 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो 1,30,000 15% बढ़ेगी तो 115% हो जाएगी, फिर 30% बढ़ेगी तो 130% हो जाएगी। जब क्वेश्चन बेसिक तरीके से हो रहा है तो उसमें अपनी तगड़म लगाने नहीं लग जाना, छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक तरीके से करके खत्म करना, ठीक है ना। तो 4 जीरो उड़ा देंगे हम, ये 169 आ जाएगा, 1 जीरो आएगा लास्ट में, 1 जीरो एक ही में दे रखा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 19, 43 और 50, दिस इज योर आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऑप्शन ध्यान में रखनी है, मतलब मैं इसलिए बोलती रहती हूँ ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए, निम्नलिखित को एक साधारण भिन्न के रूप में लिखें। अब देखो 0.043 के ऊपर बार है और 2 हमको प्लस कर दे रखा है, तो 2 तो हमारा आएगा ही सही में, तो 2 और प्लस का जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना हमें लिखना है बटे में 9। पहले पूरा 43 का 43 लिख लो, इसमें से माइनस करेंगे कितना 4, बटे में कितना आ जाएगा 9, एक के ऊपर बार है और बार से पहले पॉइंट के बाद 2 है 0.4, तो उतने ही हमारे पास 0, ठीक है ना। ये आपने करना है। अब ऐसे नहीं कि 4 है तो मेरे को केवल 1 0 लगाना है ना रे बाबा, पॉइंट के बाद देखना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास में कितना 2,
प्लस का 39/900, तो 2 सही, 3 एकम 3, 3 त्रिका 13/300। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 960.4 में बेचता है, जिस पर उसने अंकित मूल्य पर क्रमिक रूप से 30%, 60% की छूट दी है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। कोई छूट नहीं दी होती मतलब कि मार्क्स प्राइस पे ही बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि सीपी का 140% बराबर मार्क्स प्राइस है, मतलब कोई छूट नहीं दी होती तो मार्क्स प्राइस पे ही बेचता। मार्क्स प्राइस बराबर कितना आ जाएगा, 960 में तो वस्तु उसने बेची है भाई, 960.4 में, और इस पे इसने पहले 30% छूट दी है तो इस 70% बचा होगा, तो इसका 100% निकालेंगे, ठीक है ना। फिर इसने 80% छूट दी है तो उसका 100% निकालेंगे, क्योंकि 20% बचा होगा। फिर समझ रहे हो, ये आपका आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूं बाबा, तो 00 से 00 उड़ा देती हूँ मैं, ठीक है, उड़ा दिया मैंने, इधर उड़ा दिया, इधर से इधर इसको उड़ा देती हूँ। फिर क्या कर सकती हूँ, इसको बचा के रखा है मैंने अभी, इसको 7 दूनी 14, 14 से इसको काटो, 14 पंच 70, 14 छिम 84, 14 छिक्के 84 के बाद में 6 6 12, 120, ठीक है। फिर 14 छिक 84, 14 7 98, 14 8 112, 14 8 112, और फिर 14 छिक 84, ठीक है ना। ये कट जाएगा इससे, इतने बार उड़ा दिया मैंने इसको। फिर इसको हटा दूं, 120 को जो मैंने लिख रखा है छोटा सा, इसे हटा देती हूँ, ठीक है। अभी मैं इधर आती हूँ और इसको 1 0 से इधर वाला 0 उड़ा देती हूँ, और फिर इस 14 से इसको उड़ाती हूँ, तो 14 चौका 56, और 56 के बाद बचेगा हमारे पास 8 4 12, 14 9 126, ठीक है ना, 49, ये आ जाएगा। तो यहाँ से सीपी बराबर कितना आ जाएगा, 49, और 2 0 बचे हैं, ये आ जाएगा आपका आंसर। बाप रे, ऐसा भी कोई क्वेश्चन होता है क्या। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। थोड़े कैलकुलेशन थे और कुछ नहीं था। चलिए, एक बॉक्स में 2 द्रव पी और क्यू है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। 8:7 के अनुपात में मिश्रित है। जब 5 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है और बॉक्स को क्यू से भर दिया जाता है तो पी और क्यू का अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में बॉक्स में पी कितना था, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। देखो, ये मैंने लिखा पी अनुपात क्यू, ये लिखा मैंने। इसका रेशियो मेरे को दे रखा है, पहले 8:7 था। कितना था, 8:7। फिर 5 लीटर मिश्रण निकाला और 5 लीटर ही हमने क्यू उसमें भर दिया, तो पी और क्यू का नया अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो गया। अब 5 लीटर मिश्रण निकाल करके 5 लीटर ही भर दिया। क्वांटिटी कैसी रहनी चाहिए, सेम। इधर है कितनी क्वांटिटी, 15, इधर है कितनी, 5। मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा बाबा। सेम बनाने के लिए 3 से कर लेती हूँ, ठीक है ना। 3 से करूंगी तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। अब मैंने छेड़छाड़ किसके साथ की है, क्यू के साथ। मिश्रण को निकाल के भरा क्या है मैंने, क्यू भर दिया है, तो क्यू को कर दो खल्लास। काम किस पे करेंगे, पी के साथ करेंगे। पी को पूरा जितना भी क्वांटिटी है पी को मान लो सब। मैंने पूरा का पूरा मिश्रण किसे मान लिया, पी को मान लिया रे बाबा, ठीक है। किसे मान लिया मैंने, पी को मान लिया। अब पी पहले कितना था, 8, अब कितना है 6, कितना निकाल दिया, 2, कितना निकाल दिया, 2। इस 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 5। 2 की वैल्यू 5 है तो 8 कितनी आ जाएगी, 20 लीटर। टोटल मिक्सचर मेरे पास कितना आ गया, 20 लीटर। टोटल मिक्सचर मेरे पास 20 लीटर है। अब इस 20 लीटर को, जो मेरे पास टोटल मिक्सचर आया है 20 लीटर, इस 20 लीटर को मुझे बांटना है किसमें, 8:7 में, जो कि पी और क्यू है। समझ रहे हो, ऐसे करना होता है। तो 8 15 की वैल्यू 20 है, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 की वैल्यू आ जाएगी 32/3 लीटर, और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 32/3। समझ में नहीं आ रहा ना, देखो मैं आपको एक बार और समझाऊंगी। एक बार में समझ में आने लायक क्वेश्चन है नहीं, ये थोड़ा सा मेरे को जगह बना के समझाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पूरा बोर्ड भर दिया और लिखते समय ध्यान नहीं दिया। लास्ट क्वेश्चन है, एक बार और समझाऊंगी, ठीक है। इधर से लेती हूँ, ये है पी और ये है क्यू, और इनका अनुपात है 8:7। बाद में अनुपात हो जाता है 2:3, क्योंकि 5 लीटर मिश्रण को निकाल करके हमने 5 लीटर उसमें क्यू मिला दिया है। क्योंकि हमने क्यू को मिलाया है तो क्यू को हम कट्टम कट्टा कर देंगे, इसके साथ हमने छेड़छाड़ कर दी। तो पूरा मिश्रण इधर 15 है, पूरा मिश्रण इधर 5 है। मुझे इक्वल करना है बाबा, इक्वल करना है तो इधर 3 से कर लेती हूँ, 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा। 3 से करा है तो यहाँ 3 दूनी 6, 3 से करा है 3 त्रिका 9। यहाँ जरूरत नहीं है करने की, बट फिर भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके साथ छेड़छाड़ करी थी। अब यहाँ हमारे पास 8 है, यहाँ हमारे पास 6 है,
कितना हमने इसमें से निकाला है 2। इस 2 की वैल्यू हमारे पास है कितनी 5। 2 की अगर 5 है तो इस 8 की कितनी आ जाएगी हमारे पास 20। हमने पूरा कंटेंट किसे मान लिया, पी को मान लिया। हमने कहा कि पूरा जो मिक्सचर है वो हमारे पास पी है, तो हमारे पास पूरा जो मिक्सचर आया वो कितना आया 20। लेकिन हमने मान लिया था ऐसे, अब हम पी और क्यू में से बांट देंगे, ठीक है ना। 20 आ गया, हम इसे पी और क्यू में बांट देंगे, जो कि किसके अनुपात में था, 8:7 के अनुपात में था, मतलब कि 15। और इस 15 की वैल्यू मैं कह रही हूँ कि 20 है, तो एक की कितनी आ जाएगी, एक की आ जाएगी 4/3। एक की अगर 4/3 है तो 8 की कितनी आ जाएगी, 8 चौक 32/3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसकी पूछी जाती तो 7 चौक 28/3 इसकी आ जाती। लेकिन हमसे ये वाली पूछिए पी की, तो ये आपका आंसर होगा 32/3। आप समझ में आ रहा है ना, अब आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा ये। तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, और कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ लेने का है बाबा, ठीक है। और उल्टा पुल्टा कमेंट नहीं करना, अपनी तबीयत अभी ठीक नहीं है। क्लास तो डेली लूंगी मैं, क्योंकि अभी मैं खड़े होने की हालत में हूँ, तो मैं खड़े होकर क्लास कर सकती हूँ, क्लास डेली चलेगी। बट जो कमेंट लोग कर देते हैं थोड़ा सोच सोच के करा करो। आपको मेरी लाइफ के बारे में नहीं पता है क्या चीज़ चल रही है। अभी 4-5 दिन पहले ही मेरा डिवोर्स हुआ है, और उस डिवोर्स प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें थी। 2 दिन पहले से मैं परेशान थी। मेरे अंदर एक ये चीज़ थी कि इतना नीच तो नहीं होगा अभी वो कि अपने बच्चे को ही छोड़ दे। 2-3 दिन पहले ही चीज़ें क्लियर हो गई थी कि वो बच्चे को छोड़ेगा। फिर भी मेरे अंदर ये था कि वो बच्चे को नहीं छोड़ सकता। कोई भी इंसान इतना नीच नहीं होता कि अपने बच्चे को ही छोड़ दे। और जिस दिन डिवोर्स हो रहा था उस दिन उसने लिख के दे दिया कि अब भविष्य में वो कभी बच्चे से नहीं मिलेगा, और ना मेरे से तो कोई मतलब था ही नहीं वो बहुत सालों से। बट बच्चे के लिए रहता है ना कि इंसान अपने बच्चों के लिए खुद को तक बेच देते हैं, मतलब सारा कुछ बर्बाद कर देते हैं बच्चों के लिए। तो एक वो गलतफ़हमी थी अंदर, तो वो भी अंदर से निकली। तो उसको चीज़ों को सँभालने में मतलब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। मतलब ये चीज़ मेरे को हज़म नहीं हुई कि कोई इंसान अपने बच्चे को भी छोड़ सकता है, जो इतने सालों से मेरे को संस्कार का ताना मारते थे। उनकी माँ, वो मतलब मैंने उनकी माँ का कभी नाम नहीं लिया, बट आज मुझे लेना पड़ रहा है। जब से मेरी शादी हुई तब से जो उस घर में रही तब तक मैंने संस्कार का हमेशा ताना सुना कि गँवार है, संस्कार नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि तुमसे ज़्यादा अच्छे संस्कार तो मेरे अंदर हैं कि कम से कम मैंने अपने बच्चे को तुमसे एक भी चवन्नी नहीं ली, ना तुमसे पहले लिया, ना अब लिया, डिवोर्स हुआ तब लिया, कोई एलिमनी के नाम पे एक चवन्नी नहीं ली तुमसे। चाहे मैं गँवार हूँ, चाहे मेरे अंदर संस्कार नहीं है, फिर भी मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ। तुम पढ़े-लिखे लोग हो, अमीर हो, तो तुम ऐसे संस्कार का क्या करोगे? तुम्हारे जो इंसान अपने बच्चे का ही नहीं हो पा रहा है, वो संसार में किसका होगा? तो ऐसे संस्कार का, ऐसे पढ़ाई-लिखाई का क्या फ़ायदा कि जिसमें तुम अपने बच्चे को भी त्याग दे रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई भावनाएँ नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं उस टाइम पे हज़म नहीं हो रही थी मेरे को, मतलब मेरे को लग रहा कि इसने नीच इंसान के लिए, मतलब मेरे साथ जो चीज़ें हुई वो हुई, ठीक है। मैं अपने मेरे साथ किसी ने कुछ भी कर लिया मैं भूल जाती हूँ। लेकिन मेरा एक बहुत मासूम सा बच्चा है, 6 साल का मेरा बेटा है। उसका फेस है ना, मतलब मैं जब देखती हूँ ना तो मेरे को लगता है कि इतने प्यार से बच्चे को छोड़ के कोई कैसे जी सकता है? ऐसे अंदर से है ना बहुत ऐसी भावनाएँ आती हैं। तो सोच-सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बीमार हो गई। मेरा बीपी इतना बहुत ज़्यादा लो हो गया, फ़ीवर हो गया, और उसके चक्कर में वीकनेस अंदर बहुत ज़्यादा हो गई। और उसके चक्कर में ना शरीर में और भी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होने लगी। एक बीमारी आती है ना तो उसके साथ-साथ छोटी-छोटी बीमारियाँ और भी आ जाती हैं, समझ रहे हो ना? तो वो चीज़ है ना, रिकवर होने में थोड़ा मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ। अभी सब खत्म हो गया है तो थोड़ा-सा अब रिकवर होंगी तो अब डिस्टर्ब नहीं होंगी। अब ये है कि चलो अपना सब अलग हो गया। तो इस संसार में बहुत नीच लोग होंगे जो आपको हर बार, जो ज़्यादा संस्कार का आपको ताना देना कि तेरे अंदर संस्कार नहीं है, गँवार है, वो दुनिया का सबसे नीच व्यक्ति होगा, ठीक है ना? ये ध्यान में रखना, कभी अपने आप को ऐसे हीन भावना से मत देखना कि हाँ, मेरे अंदर सच में संस्कार नहीं है, मेरे अंदर मैं सच में गँवार हूँ। मैंने खुद को हमेशा हीन भावना से देखा। जब मैं उस घर में शादी करके गई, तो मेरे को लगता था कि हाँ, ये बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं और अच्छे लोग हैं, ये वो। लेकिन धीरे-धीरे पता चला, फिर भी मैंने खुद में ही अपनी कमियाँ निकाली, मतलब मेरे को खुद में ही हमेशा ये लगता रहा कि मुझ में ही कोई कमी है शायद। तो मैं अलग हुई तब तक मेरे को यही लगता रहा कि मुझ में ही कोई कमी है, और मैंने इसलिए उनसे कभी डिवोर्स फाइल किया था उन्होंने, तब भी मैंने उनसे कुछ नहीं लिया, एक चवन्नी नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया। मतलब अब मेरा बेटा भी मैंने लिया है, तब भी मैंने कुछ भी नहीं लिया, एक चवन्नी भी नहीं लिया। मैं अपना घर ऐसे-तैसे कैसे चला रही हूँ मुझे पता है, ट्रीटमेंट मैं कैसे करा रही हूँ वो मुझे पता है, मतलब सारी चीज़ें। बट ठीक है, भगवान इतना दे मेरे को कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ। तो अपने आप को कभी भी हीन भावना से नहीं देखना है। जो मैंने इतने सालों तक संस्कार के, गँवार के ताने सुने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें सही हैं। तो उनका मैंने देखा कि अपने बच्चे को छोड़ते समय एक बार ये भी नहीं कहा कि लास्ट टाइम है तो मैं मेरे को दिखा भी लो बच्चों को। समझ रही हो ना? तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी अब। आप लोग जब बड़े होंगे तो चीज़ें समझोगे, अभी तो स्टूडेंट हो, तो पढ़ाई पे फ़ोकस करो, ठीक है? बस मैं इतना कहूँगी कि कमेंट करते समय है ना थोड़ा सोच लिया करो कि
किसी की लाइफ में क्या चीजें चल रही है, मतलब आपको पता नहीं है मेरी लाइफ में कितना कुछ चल रहा है, तो कमेंट भी मत करा करो। क्लास नहीं हो पा रही है, इसके पीछे बहुत कुछ रीजन रहा होगा तब क्लास नहीं हो पा रही है। जानबूझ के मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ, मैं क्लास नहीं ले रही हूँ। जब भी मेरे को थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, मैं पीडीएफ बनाने लगती हूँ या कुछ भी अपने क्लास का काम करने लगती हूँ। टाइम नहीं मिल रहा है मेरे को, तभी क्लास नहीं हो पा रही है, या मैं बीमार हूँ या बहुत सारी चीजों से गुजर रही हूँ, तब ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझा करो चीजों को, ऐसे ही मत बोला करो बाबा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। ठीक है, चलिए।